वेलकम बैक टू शिक्षात्रा क्लास 7। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ योर चैप्टर नंबर 7 अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। ओके एंड ट्राइंगल आपको ऑलरेडी पता है, ये पेयर ऑफ ट्राइंगल में होता है या उससे ज़्यादा पे होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करना है। ओके सो लेट्स सी आज हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अच्छा, टॉपिक से पहले दो पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को कराया है। पहले पार्ट में हम सिर्फ कंसेप्ट करेंगे, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का। सेकंड में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बुक से एक और क्वेश्चन है, इसमें इतने क्वेश्चन है, आई गेस ओनली एक क्वेश्चन है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन सारे हमने नेक्स्ट वीडियो में करने हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब पता होना चाहिए, कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो उसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल। कॉन्ग्रुएंस ये नहीं होता कि सिर्फ ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब आप पढ़ोगे आगे तो ट्राइंगल्स का ही हम पढ़ते हैं, सीबीएसई की बुक में ट्राइंगल्स का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी शेप्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है। कॉन्ग्रुएंस लाइन्स भी हो सकती है, एंगल्स भी हो सकती है। एनी पॉलीगन कैन बी कॉन्ग्रुएंट टू एनी अदर पॉलीगन डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटीज़ और वी कैन से द एट्रीब्यूट्स दैट इट इज़ हैविंग। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो उसकी कंडीशन है कॉन्ग्रुएंस होने की। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ आए कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी कंडीशंस चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। तो 4 क्राइटेरिया आज हम करेंगे, वो है SSS, SAS, ASA एंड RHS। तो ये SAS क्या है, S का मतलब होता है बच्चे साइड और A का मतलब है एंगल। तो 3 साइड ले ली, एक एंगल, 2 साइड, ये सब हम इसमें करेंगे। ठीक है, बीच में एक मैंने कंसेप्ट लिखा है ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब क्या है, अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो ऑर्डर है ना वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये नहीं लिख सकते कि एंगल BAC, मतलब AB को आप BA नहीं लिख सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन द साइड विच आर इक्वल, उसके अकॉर्डिंग होगा। बट मेन पॉइंट ये है कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है कॉन्ग्रुएंस में, आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो। अदरवाइज अगर कोई मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई ड्रॉ एनी ट्राइंगल हेयर, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। Okay, let me just check out this. It's not okay. Yeah. So let's say मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ ABC। ठीक है, तो जो ABC ट्राइंगल है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसके 3 नाम हो सकते हैं। इसको ट्राइंगल ABC भी लिखा जा सकता है, ट्राइंगल BAC भी लिखा जा सकता है, या ट्राइंगल CBA भी लिखा जा सकता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट जब आप प्रूव करोगे तब ज़रूरी नहीं आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, आपको वही फॉलो करना पड़ता है। वो आपको समझ आएगा जब मैं आपको कंसेप्ट कराती हूँ, तो आपको समझ आएगा कि वो ऑर्डर क्या हो सकता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बच्चे इक्वल। ओके, कोई भी चीज़ जब इक्वल होती है मैथ्स में तब हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। आपने याद रखना है कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक स्क्वायर है, ओके, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, और दूसरा स्क्वायर है इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, और एक और स्क्वायर है इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो इक्वल कौन से हैं, यही है ना जिनका 4 है, ये सेम एरिया और सेम पेरीमीटर के होंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और कंसिडर करते हैं रेक्टेंगल के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लेट्स से मेरे पास एक रेक्टेंगल है लाइक दिस, एंड दिस साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स से अनदर रेक्टेंगल, ओके, उसकी साइड है यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर। लेट्स टेक अनदर ट्राइंगल जिसकी ये साइड है 2 सेंटीमीटर और ये साइड है 6 सेंटीमीटर, एंड लेट्स टेक वन मोर ट्राइंगल लाइक दिस विच हैज़ 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इनमें से इक्वल कौन सी लग रही है, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल इक्वल है ना, क्योंकि इसमें इसको ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अगर ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा। तो बेसिकली ये इक्वल ही है
है ना, क्योंकि ये सेम एरिया सेम पेरीमीटर कवर कर रहे हैं। अगर आप शेप के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस की बात करते हो तो क्या होता है, इक्वल शेप्स के लिए अगर आप बात करते हो, किसी भी पॉलीगन या शेप्स के लिए अगर आपने कॉन्ग्रुएंस की बात करनी है तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, दैट दे हैव सेम शेप होनी चाहिए एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज का होना चाहिए। अच्छा, जब वो सेम साइज का होगा तो सेम एंगल्स उसमें होंगे और सेम ही उसकी साइड्स होंगी। बेसिकली कोई भी पॉलीगन या कोई भी जो आपका शेप है जो दो होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी, जो वो एग्जैक्टली इक्वल है, जब आप उसको मोड़ के उसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर सकते हो, राइट। मोड़ने का मतलब क्या है, कई बार आपको शेप्स ना ऐसे दे देगा वो ऊपर नीचे टाइप में, पर वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको मैंने एक पेंटागन बना के दिया लाइक दिस, ओके, जिसकी ऊपर वाली साइड्स थोड़ी बड़ी हैं और नीचे वाली थोड़ी छोटी है, मतलब ये वाली साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब इसी को मैंने अगर ऐसे कर दिया, ये वाली जो साइड है मैंने इधर कर दी और ये ऐसे कर दी, तो क्या ये इक्वल है, देखने में आपको इक्वल लग रहा है। अगर आप इसको रोटेट करोगे ना, इसको रोटेट करके इसकी जो टिप है यहाँ पे ले आओगे तो आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये दिखेगा नहीं नीचे वाला, मतलब आप इसको ओवरलैप कर सकते हो। जब आप किसी दो शेप्स को ओवरलैप कर सकते हो, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, कॉर्नर टू कॉर्नर उसके मिल जाते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट शेप। समझ आया मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और अगर आप साइड और एंगल तो मैं भी बताऊंगी, तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है व्हेन यू कैन ओवरलैप थिंग्स और वी कैन से दे आर इक्वल, when the shapes are equal or you can overlap them, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, किसी भी ट्राइंगल को जब आप ऐसे ऐसे करके रख दोगे या किसी भी शेप को आप थोड़ा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फ्लिप कर दोगे तब उसको हम डिफरेंट, हमें देखने में वो ऐसा लगेगा डिफरेंट है, बट बेसिकली वो क्या होता है, सेम होता है, साइज सेम होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन्स और एंगल्स का मतलब क्या है, पहले लाइन्स की कॉन्ग्रुएंस देखते हैं, ठीक है। लाइंस का कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होगा, मैंने अभी बताया इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, साइज सेम होना चाहिए उनका। तो बेसिकली लेट्स से ए बी, एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी मैंने ड्रॉ की है ऐसे एंड इसकी लेंथ है, इसका नाम है पी क्यू, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और शुरू की है बिल्कुल उसी पॉइंट से जहाँ से ए शुरू हो रहा है और ये जा रही है यहाँ तक, इसका नाम है ए डैश बी डैश एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो कौन सी इसमें से कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है, ये नहीं है कि ये इसको ओवरलैप करेगी तो मैम ये दिखेगी नहीं तो ये हो गया, नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस, ये ऐसे नहीं है। इसका कहने का मतलब है एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पी क्यू को, ये 5 है ना, अगर इस पी को मैं ए के ऊपर रख दूँ और इस क्यू को अगर मैं बी के ऊपर रख दूँ और ये ओवरलैप कर जाए, नीचे वाली दिखे ही ना, नहीं दिखेगी ना, एग्जैक्टली 5 है, तब ये क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कौन कौन सी यहाँ पे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है हमारी, ए बी एंड पी क्यू, दीज आर द लाइन विच आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। समझ आया लाइन कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, जो एग्जैक्टली एंड पॉइंट्स पे जब मैं इसको मिला दूँ और वो ओवरलैप कर जाएं तब हम उसको बोलते हैं द लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, बेसिकली इक्वल लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। नेक्स्ट आता है एंगल्स। एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एंगल लाइक दिस ए बी सी और ये आपके पास 40 डिग्री, नेक्स्ट एंगल आ जाएगा आपके पास पी क्यू आर एंड दिस एंगल इज लेट्स से 30 डिग्री एंड देन अगेन यू हैव पी डैश क्यू डैश आर डैश एंड लेट्स से दिस एंगल इज 65 डिग्री एंड द लास्ट एंगल दैट यू आर हैविंग इज, इधर वाले को थोड़ा मैं अलग बना दूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि कन्फ्यूज़न क्या होती है। अभी देखने में आसान लग रहा है ना, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में कन्फ्यूज़न क्या होती है, वो ना थोड़ा घुमा के बना देता है फिगर। लेट्स से ऐसे एंगल बना दिया पी डैश क्यू डैश आर डैश, ठीक है, एंड दिस इज योर 65 डिग्री एंड द लास्ट एंगल इज लेट्स से ए डैश बी डैश सी डैश एंड दिस इज 40 डिग्री, ठीक है। अब बताओ कौन कौन सा ओवरलैप हो सकता है। अगर मैं ये 30 डिग्री का यहाँ पे 40 डिग्री पे बनाऊँ तो क्या होगा बच्चे, छोटा रह जाएगा ना, इस 40 को इसके ऊपर बना देती हूँ तो ये यहाँ आएगा 40, मतलब ये एग्जैक्ट इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा आ गया तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर 40 इस पे बनाना है तो पहले मैं इसको फ्लिप करूँगी, राइट, इस ट्रायंगल को, इस एंगल को मैंने फ्लिप किया, ये ऐसे आ गया 65। जब मैं इसके ऊपर 40 बनाऊँगी तो वो कम हो जाएगा, नीचे वाली लाइन तो ओवरलैप कर जाएगी, ऊपर वाली नहीं करेगी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
इसको मैं फिर से फ्लिप करूँगी इसको, ठीक है, ये 40 डिग्री का बन के बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप करेगा क्योंकि मेजर तो सेम ही है ना, सो दैट्स वाई दीज एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो कोई भी एंगल या लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उसका जो मेजर है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। मेजर या मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जितना वो है। फॉर एग्जाम्पल लाइन की जो लेंथ है दैट इज द मैग्नीट्यूड, और एंगल का जो मेजर है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, ठीक है। तो इतना समझ आया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ आता है, एग्जैक्टली कार्बन कॉपीज जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंस है, और या ओवरलैप कर सकते हो जब आप शेप को ज्वाइन करके कॉर्नर्स को, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। लाइंस और एंगल्स के लिए कब होता है, जब वो इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि उसके कॉर्नर्स तो आपके पास होंगे नहीं ऐसे ज्वाइन करने को, होंगे वैसे लाइंस के एंड पॉइंट्स और कॉर्नर का वर्टेक्स। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। सो लेट्स से आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, ए बी एंड सी। इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दूसरी ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसकी साइड है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट और नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एम एन ओ एंड दिस इज योर 9 सेंटीमीटर, दिस इज योर 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 7 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इनको ओवरलैप कर सकती हूँ, ये हमने देखना। लेट्स टेक अनदर ट्राइंगल, लेट नेम इट एज एक्स वाई जी। इस केस में हम क्या करते हैं, 9 सेंटीमीटर को इधर ले लेते हैं और इसके साथ ले लेते हैं 8 और फिर यहाँ पे 7। अब देखो ओवरलैप करके देखना है। अगर मैं ये 7 सेंटीमीटर को अगर मैं ये बनाना चाहती हूँ, तो ये जो 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है सेम है, फ्लिप क्या हुआ है 8 एंड 9। तो क्या मैं इसको फ्लिप कर सकती हूँ, अगर मैं P को इधर ले आऊँ और R को इधर ले आऊँ, राइट। अगर मैं P की जगह R रख दूँ और R की जगह P, तो बेसिकली जो ये PQ है ये यहाँ आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, और ये R उधर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। तो एग्जैक्टली सेम आ गए 7 8 9 7 8 9। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, राइट। दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। इसमें देखो, इसमें क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, 7 है। बट मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं इस M को यहाँ पे ले आई, कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे इस N को नीचे लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे फिगर को रोटेट करती हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, ये 7 इधर चला जाएगा और ये 8 इधर जाएगा। तो रोटेशन करके सेम एग्जैक्टली ये आ गया जो हमारा इनिशियल वाला था। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप इसकी रोटेशन कर दोगे फिगर की जो मैंने नीचे बनाई है, तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी जो आपकी ऊपर वाली फिगर है, राइट। ये हमने किया रोटेशन से, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसको देखो, इस केस में 8 और 8 सेम आ रहे हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 है। तो आप इसको क्या कर दोगे, फ्लिप, z को x बना दोगे और x को z। तो अगर जब मैं इसको फ्लिप करती हूँ, यहाँ पे z आ जाएगा, ये x रहेगा तो 80, राइट। नाउ दिस इज योर y। नाउ व्हाट विल हैपन टू yz की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज द वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इसके ऊपर प्लेस करोगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, बिकॉज दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9, ठीक है। समझ आया कंसेप्ट, समझ आया। बहुत मैसी सा हो गया, बट समझना ज़रूरी है कि आप रोटेशन करके या फ्लिप करके ओरिजिनली जो फिगर बना पा रहे थे, ओरिजिनल जो ट्राइंगल था वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा था, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कई बार आप देख के बता देते हो कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ ये और ये, इसकी कॉन्ग्रुएंस चेक करनी है, तो मैं आपको साइड दूंगी। तो आपको साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है कि इसकी साइड छोटी है और इसकी साइड बड़ी है, राइट। इसकी साइड अगर 2 3 4 है, इसकी साइड मोस्ट प्रोबेबली 7 8 9 होने वाली है, बड़ा होने वाला है। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम साइज होना चाहिए। तो द फर्स्ट कंडीशन फॉर ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट इज दैट दे शुड हैव द सेम साइज। अच्छा, शेप जब हम बोलते हैं कि सेम होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि एक ट्राइंगल है, इसकी साइड है 6 6 एंड 6 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर है, लेट्स से एक स्क्वायर है और उसकी साइड है 6 6 एंड 6, ठीक है। अब आप बोलो कि मैम इसकी साइड सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। जो शेप है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। ट्राइंगल ट्राइंगल से ही कंपेयर होगा, स्क्वायर स्क्वायर से ही कंपेयर होगा, आप ऐसे उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते हो। तो दो बेसिक कंडीशंस जो आपकी होगी किसी भी शेप के लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, वो क्या है हमारे पास, इट शुड बी ऑफ सेम साइज and it should be of the same shape. Okay, these are the two conditions for any congruence of polygons. Okay,
क्लियर है इतना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब अगर आपको दो ट्राइंगल गिवन है तो ज़रूरी नहीं है आपने तीन साइड्स ही चेक करनी है, एंगल्स भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्राइंगल है और इसकी साइड्स इक्वल है, if this is 5 4 and 6 and 7 सेंटीमीटर and this is also 5 4 and 7 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा मैं अलग ले लेती हूँ, मतलब थोड़ा रोटेट करके ड्रॉ करती हूँ। so this is 7, this is 5 and this is 4। तो इनके बीच में जो एंगल है ना वो भी इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या होगा 30 डिग्री, अगर यहाँ 70 डिग्री है तो बच्चे यहाँ पे भी क्या होगा 70 डिग्री, कितना बचा 80, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 80 डिग्री। क्लियर है? सो ये बेसिक आपने ध्यान रखना है कि सारे एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर उनका आगे पीछे हो सकता है, वो भी एक पर्टिकुलर उसमें होता है, वो हम ध्यान देंगे अब कैसे होता है। सो लेट्स सी, एक क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी आर क्यू पी। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या गिवन है ये है, इसका मतलब जहाँ आप ए बना रहे होगे वहाँ पे आपने आर बनाना है। सो लेट्स ड्रॉ देम अप। ये एक ट्राइंगल ले ली और एक ही दूसरी ट्राइंगल ले ली हमने, ठीक है। तो उसने बोला जो ए बी सी ई के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर है, यहाँ पे आर फिर क्यू फिर पी, सेम ऑर्डर में आपने लिखना है। अगर आपने इसको बना दिया पी क्यू आर, ठीक है, लेट्स से आप इसकी एक जो आपने ट्राइंगल बनाई है इसका आपने जो नॉर्मल नाम इसने गिवन है पी क्यू आर वही रखा, दिस इज योर पी क्यू आर। तो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट ए इज बिलोंगिंग टू आर, मतलब जो ए है वो बेसिकली आर पे जा रहा है, देन बी इज बिलोंगिंग टू क्यू एंड सी बिलोंग्स टू पी, मतलब ये रोटेट इस तरह होने वाला। क्लियर है? तो मैं नॉर्मल जो हमारी ट्राइंगल है मैं डायरेक्ट कोरस्पॉन्डेंस ही रख रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। सो वी हैव अनदर ट्राइंगल एंड द पॉइंट्स आर पी सॉरी आर क्यू एंड पी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने बताना है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का पार्ट पर बताओ जो पी क्यू एंगल क्यू और आर पी को कोरस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ आया? सो लेट्स सी। ओके, सो बेसिकली आपको बताना है पी क्यू किसके इक्वल है, उसके बाद एंगल क्यू किसके इक्वल है और आर पी किसके कॉरस्पॉन्ड करता है ट्राइंगल ए बी सी में। जो आपकी ट्राइंगल ए बी सी है उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो अब देखो पी क्यू कहाँ है आपका, वेयर इज योर पी क्यू, दिस इज पी क्यू नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा बी एंड सी, आपने बी सी नहीं लिखना, उसने उल्टा लिखा ना, इसने पी पहले लिखा क्यू, तो हम भी पहले क्या लिखेंगे सी फिर क्या लिखेंगे बी। इस बात का कॉन्ग्रुएंस में आपने ध्यान रखना है सी बी कि जो ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है आपने वही लेना है। नेक्स्ट इज एंगल क्यू, दिस इज योर एंगल क्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है हमारे पास इसमें एंगल बी। नेक्स्ट इज आर पी, ये आर ये पी नीचे की तरफ, सो ए एंड सी आंसर विल बी ए सी। क्लियर है? सो दिस इज कि हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने साइड व्यू बतानी थी। तो आपको समझ आया कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव टू ट्राइंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट, लेट्स से ये है आपके पास बच्चे, ठीक है, और इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर चलो लिख देती हूँ। लेट्स से दिस इज योर 15 सेंटीमीटर, दिस इज योर 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दिस इज योर 25 सेंटीमीटर, दिस इज योर 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलती हूँ इसका नाम ए बी सी है और इसका नाम है पी क्यू आर ऐसे, तो बताओ कौन कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप सबसे पहले देखोगे अगर मैं इस पॉइंट से शुरू होती हूँ तो पहला क्या आ रहा है 15, अगला क्या आ रहा है 25, ठीक है। पहले मैं गई 15 की तरफ फिर मैं गई 25, तो आपने इसी ऑर्डर में देखना है। अगर मैं यहाँ जाती हूँ 15 तो अगला मैं क्या जाऊँगी 21, पर मुझे किस पे जाना है 25 पे, तो मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब पहले 15 फिर 25। तो मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूँगी इसमें, ये वाला, और इसमें मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ, ये, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी, 15 की स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होगी ना, ये तो एंडिंग होगी इसके हिसाब से, क्या स्टार्टिंग है पी, तो इस ट्राइंगल में मैं क्या लिखूंगी पी, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा क्यू, दिस इज फॉर दिस ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में आप क्या लिखेंगे बच्चे ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये तो हमने नॉर्मल ऑर्डर ही लिया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया ये। तो मतलब जो साइड्स है वो जो आपकी इक्वलिटी आ रही है, जो साइड्स आप इक्वल आ रही हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखोगे,
ठीक है, ओके। मूविंग फर्दर, तो कई क्वेश्चंस में आप बिना देखे भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको आप ट्राइंगल ड्रॉ करे बिना भी कैसे कर सकते हो वो बताती हूँ मैं। वी वर हैविंग ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी नहीं बताया ना मैंने अभी, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बताती हूँ आपको क्या होता है। दिस आर द ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट गिवन है, इनको बी साइड पे रखो। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, इक्वल टू, इसके ऊपर ऐसे करली साइन, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इक्वल तो है ही, पर कॉन्ग्रुएंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम शेप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई साइड नहीं। अगर साइड ए बी ए सी होगी तो इक्वल टू आएगा, लेकिन अगर आपने ट्राइंगल है, जैसे मैंने ये और ये ट्राइंगल लिखी है और मुझे लिखना है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके बीच में मैं इक्वल टू का साइन नहीं डालूंगी। ठीक है, मैं क्या साइन डालूंगी? कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, दिस इज दिस थिंग, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब है, इसको रीड कैसे करते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। अगर अब मैं आपसे पूछती हूँ बी सी साइड किसके इक्वल है ये बताओ, या अगर आप मुझे बताओ पी आर साइड किसके इक्वल है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ एंगल ए किसके इक्वल है, तो अब आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी बता सकते हो। देख के कैसे बता सकते हैं हम? देखो, बी सी यानी कि लास्ट के दो अक्षर, तो इसमें भी आप लास्ट के दो अक्षर ले लो, क्या आगे? क्यू पी। क्योंकि इन ट्राइंगल्स का जो नाम है, अभी मैंने आपको बताया, हम लिखते ही इस प्रकार से हैं कि जो इक्वल साइड है वो पहले आए। जो नेक्स्ट इज पी आर, तो ये पी ये आर, मतलब पहला और लास्ट अक्षर। फिर तो इसमें क्या आ जाएगा? सी और पहला अक्षर क्या है? सी ए, मतलब लास्ट अक्षर फिर पहला, इसमें भी लास्ट अक्षर फिर पहला। अब एंगल ए, यहाँ पे ए सबसे पहले है, यहाँ पे क्या है सबसे पहले? आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल आर। तो बिना ट्राइंगल ड्रॉ करे ही मैंने इसको कर दिया। अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करके इसको कंफर्म करना चाहो तो कर सकते हो, इट विल कम आउट टू बी सेम। ओके, लेट्स मूव फर्दर। कंप्लीट द स्टेटमेंट। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होती है इफ दे आर इक्वल, राइट? अगर वो इक्वल लेंथ की है, इफ दे आर ऑफ इक्वल मेजर, तब वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। अमंग द टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? हमें ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट गिवन है, मतलब इक्वल होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा? 70। अगर हम लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, राइट? अगर हमने दो एंगल इक्वल रखे हैं, इसका मतलब बेसिकली, और या तो वो ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो दे हैव इक्वल मेजर, दे आर ऑफ इक्वल मेजर। इसका मतलब ये होता है ना, इसका लेंथ की बात नहीं होती इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये 40 डिग्री बना दूं और दूसरा एंगल में ऐसे बना दूं और मैं बोलूं कि ये सेम नहीं है, पर मैंने इनको इक्वल रखा है। इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि जो मेजर है वो सेम है, 40 एंड 40 सेम है एंगल। क्लियर है? लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं क्राइटेरिया। जब आप दो ट्राइंगल को आपने इक्वल प्रूव करना है या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ये नहीं आप सारे एंगल्स उसके चेक करने बैठोगे या सारे साइड, कुछ मिनिमम चीज़ें भी अगर आप चेक कर ले होते हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला रूल है आपके पास एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड। सो लेट्स सी, अगर आपको दो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल में आपको बोलती हूँ ट्राइंगल बनाओ, साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक साइड दोनों की 2 सेंटीमीटर है, तो क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो? व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर हेयर एंड अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर हेयर। ठीक है, ये मैंने फिक्स किया हुआ है। व्हेन आई गिव यू वन साइड एज फिक्स्ड आंसर, तब आपने ये कर दिया। ठीक है, अब बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अब किसी बच्चे ने अगर ये 3 एंड 5 बना दिया, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5, किसी बच्चे ने इसको ऐसे बना दिया कि इसको 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे विल नॉट ओवरलैप, ये ओवरलैप ही नहीं करने वाली। तो लेट्स सी, मैं आपको दो साइड दे देती हूँ। इफ़ आई गिव यू टू साइड्स, आई से टू साइड्स आर इक्वल, वन इज़ 3 सेंटीमीटर, अनदर वन इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? आपने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ठीक है, दो बच्चों ने, ये 5 सेंटीमीटर है, जो अगली लाइन में कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन उसने बना दी 3 सेंटीमीटर और इसने लेट्स से ऐसे बना दी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं सोचती हूँ कि 3 सेंटीमीटर तो ज्वाइन करके सेम आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि एंगल हमें स्पेसिफाई नहीं किया है। ये एंगल एक्यूट ऑप्ट्यूस हमने स्पेसिफाई नहीं किया, एक बच्चे ने एक्यूट ले लिया, एक ने ऑप्ट्यूस। अब जो लास्ट लाइन है वो अपने अकॉर्डिंग आएगी,
सो लेट्स से एक की आ गई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और दूसरे बच्चे की आई 10 सेंटीमीटर, तो क्या ये ओवरलैप करेंगे ट्राइंगल्स? नो, दे विल नॉट ओवरलैप, क्योंकि एंगल ही सेम नहीं है, वो ऐसे जाएगा, राइट? सो दे विल नॉट ओवरलैप। तो 2 मिनिमम साइड हमें नहीं रिक्वायर्ड होती ट्राइंगल को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर 2 साइड इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। लेट्स से मैं 3 साइड फिक्स कर देती हूँ, ठीक है? तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपको तीनों साइड बता रही हूँ। एक साइड है 7 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बच्चे क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की दोनों बच्चों ने, ठीक है? दिस इज़ योर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके? अब है 4 सेंटीमीटर, एक बच्चा 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करता है ऐसे, दिस इज़ द 4 सेंटीमीटर, एक बच्चा ड्रॉ कर देता है ऐसे, ठीक है? अब 5 ड्रॉ करना है। अब आपको पता है यहाँ तक 4 आ रहा है, अगर मेरा यहाँ तक 4, तो मेरा 5 कहाँ तक आने वाला है? ऊपर तक आएगा। दिस विल बी माई 5। कैसे निकालते हैं हम इसकी? आर्क बना के निकाल सकते हैं ना। लेट्स से आई टेल यू, सो लेट्स से 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, ठीक है? यहाँ से रख के मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, वही ऐसे, फिर ये जो जाएगी ऐसे जा रही है, ठीक है? यहाँ तक 4 ज़्यादा हो गया, ठीक है? यहाँ तक 4 है, ये कितना बचा? ये 4 है, ये कितना बचा? 3। तो मुझे तो कितनी बनानी है? 5। तो ऑब्वियसली वो यहाँ आएगी, तो यहाँ पे कट करेगा और आपकी जो ट्राइंगल बनेगी वो ऐसे बनेगी। दिस इज़ योर 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर 5 सेंटीमीटर। दिस इज़ 4 हेयर और ये 5 थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ तक तो 4 ही होगी। अच्छा, अगर मैंने ये ऐसे 4, मतलब मैंने यहाँ से रख के आर्क लगा दी 4 की ऐसे, ठीक है? अब मैं यहाँ से रख के 5 की आर्क लगाऊंगी, वो कैसे जाएगी बच्चे? ऐसे। तो क्या ये मीट करेंगी आर्क? मतलब ये आर्क तो मीट करेंगी, बट ये लाइन मीट करने वाली है इसको? नहीं ना, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो मैक्सिमम जा ही यहाँ तक सकती है, तो ये ट्राइंगल कभी बनेगी ही नहीं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, एक ही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे आएगी इसकी? जैसे पहले बच्चे ने बनाया वैसे ही इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब पहले आप 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, उसके आप एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे। एक काम करती हूँ, मैं डॉटेड से आर्क लगाती हूँ ताकि आपको समझ आए। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएगा ऐसे। दूसरा बच्चा 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएगा जो कि आएगी ऐसे। जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं बच्चे, वहाँ से आपने ट्राइंगल ज्वाइन करनी होती है, राइट? सो दिस इज़ द ट्राइंगल और यही पॉसिबल ट्राइंगल है, ठीक है? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जो ये एंगल होंगे ये भी इक्वली होने वाले हैं, क्योंकि और पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ट्राइंगल बना दो इन 3 कंडीशंस के लिए, ठीक है? इसका मतलब है अगर आपकी 3 साइड की लेंथ इक्वल है तो ऑटोमेटिकली इसके एंगल इक्वल आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो इस वजह से अगर आपकी 3 साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है, आपको एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और ये क्या बोलता है? दैट इफ all 3 sides of 2 triangles are equal then they are congruent। तो वो क्या हो जाती हैं? आपकी congruent हो जाती हैं ट्राइंगल्स, ठीक है? फिर आपको एंगल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। क्लियर है? समझ आ गई है कि कैसे होता है? अगर अब आपने समझ लिया ना कि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको ध्यान रहेगा कि 2 साइड इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको एंगल चेक करना पड़ता है। अभी हम आगे देखेंगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने ऑर्डर की बात की है, तो ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिस्प्ले द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप। इसमें मैं यही कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 ट्राइंगल देती हूँ। सो लेट्स से वी हैव 2 ट्राइंगल, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, ओके? इसका नाम है ABC एंड दिस इज PQR, ओके? एंड दिस साइड इज लेट्स से 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज अगेन 3, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है? अब आपने पहले साइड्स देखनी है। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड्स देखो, ये 3 3 सेम है, 3 3 सेम है, 2 2 सेम है, तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? देखने में भी पता चल रहा है सेम साइड्स के। अब जब मैंने इसको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो आप नाम लिखोगे वो इस तरह होना चाहिए कि वो कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप को स्टेट करे। यानी कि BC 2 है तो यहाँ पे आप 2 वाला ही एंगल होगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अगर BC लिखा है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? QP। नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? A।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा r एंड देन इट विल अगेन बी r, ठीक है। तो ये ऑर्डर इस हिसाब से हम लिखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, दिस इज SAS। SAS का मतलब क्या है, साइड एंगल एंड साइड, ठीक है। अब देखो आपके पास दो ट्राइंगल है, फिर से मैंने आपको साइड दे दी, जब मैंने आपको दो साइड दी थी उसके लिए है ये, तो मैंने आपको दी थी 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, राइट। तो बच्चे ने क्या किया, दो बच्चों ने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। फिर जब 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने की बात आई तो एक ने ऐसे ड्रॉ किया और एक ने ऐसे, ठीक है। इसकी वजह से ये फ़र्क पड़ गया कि जो तीसरी साइड है वो क्या होने वाली है, क्योंकि ये वाली बड़ी होगी जो ये वाली ड्रॉ करेगा और ये वाली छोटी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसके बीच में एंगल स्पेसिफाई कर देती हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जो ये आपने जो साइड्स लिए हैं इसके साथ आपने एंगल जो लेना है वो 40 डिग्री है, ठीक है। अब ये एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलती हूँ कोई भी एंगल ले लो, और बच्चे ने क्या किया, ये वाला एंगल 40 ले लिया, यहाँ पे 40 रख के लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे 40 रख के लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अभी भी ये ओवरलैप तो नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है ना, राइट, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल है उसमें एक। तो जो ये एंगल होता है बच्चे, ये स्पेसिफिकली इन दो साइड्स के बीच में ही होगा। इज इट क्लियर? इन दो साइड्स के एग्जैक्टली बीच में, इन बिटवीन दिस साइड, दैट्स वाई देखो साइड साइड और इसके बीच में उसने एंगल लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं जो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन अब जो मुझे ड्रॉ करनी है या बच्चे को ड्रॉ करनी है, वो कितने एंगल पे बनाएगा, 40। वो यहाँ पे भी 40 एंगल लेगा, यहाँ पे भी 40, एंड देन ही विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर तक ही जाएगी, एंगल भी 40 डिग्री है, इसका भी 4 सेंटीमीटर तक जाएगा, एंगल भी 40 डिग्री है। क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? नहीं। नीचे वाला भी एक्सटेंड हो सकता है? नहीं। सिर्फ ये 3 कंडीशन गिवन है। क्या इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी? यस, क्योंकि जब आप इसको ज्वाइन करोगे बच्चे तो ये सेम लेंथ के आएंगे, क्योंकि गैप सेम है, 40 डिग्री और 455 में सेम गैप आएगा। तो अगर ये सेंटीमीटर आई होगी तो मेजर करके ये भी कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर, और वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो साइड और उसके बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है वो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि वो थर्ड साइड गैप सेम आ गया ना, तो वो इक्वल हो जाएगी। लेट्स सी, ओके, ASA है हमारे पास, फॉरगेट अबाउट दिस दैट आई हैव रिटन, दिस इज लाइक एक स्टोरी के हिसाब से आपके एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर रही है, अगर आपको एक ही एंगल पता है, ठीक है, ये कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ओनली इफ़ यू नो ओनली वन एंगल। तो अगर आपको सिर्फ साइड्स भी नहीं पता, सिर्फ एक एंगल पता है, तो क्या आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो? अगर मैं बोलती हूँ 30 डिग्री का एंगल आपको पता है, दो ट्राइंगल ड्रॉ करो, तो एक बच्चा क्या करेगा, लेट्स से उसने 30 डिग्री का एंगल लिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 8। और एक दूसरा बच्चा आया, उसने भी 30 डिग्री का एंगल लिया ऐसे, दिस इज़ योर 30 डिग्री, और उसने ड्रा कर दी ट्राइंगल ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स से 8, लेट्स से 5, लेट्स से 4। तो क्या ये ओवरलैप करेंगी? विल दे ओवरलैप? नो, राइट। सो द कॉन्ग्रुएंस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपका एक एंगल गिवन होता है, जो आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि और केसेस भी आ जाते हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, एनी टू ऑफ द एंगल, अगर मैंने दो एंगल दे दिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये गिवन है। अब मैं बोलती हूँ आपको ट्राइंगल बनाने को, तो लेट्स से आपने एक साइड ली ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको ले लिया 9 सेंटीमीटर, इसको ले लिया, इसको क्या लेते हैं हम, लेट्स से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पे 60 डिग्री का एंगल बनाया मैंने, ऐसे आया, 40 डिग्री का बनाया, ऐसे आया, और ये मीट कर गए इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये साइड उसी के अकॉर्डिंग आने वाली है जहाँ पे ये मीट करेंगे, एंड दिस इज़ द ट्राइंगल। अब 5 सेंटीमीटर के मैंने 60 डिग्री का एंगल ऐसे बनाया, 40 डिग्री का बनाया, यहाँ मीट कर गए, और ये आपकी साइड्स आ गई, लेट्स से दिस इज 6 एंड दिस इज 4, ठीक है। ये ट्राइंगल आ गई। क्या ये ओवरलैप करेंगी? नहीं। अगर आपका एंगल का इंक्लिनेशन सेम भी है, तब भी ये ओवरलैप नहीं करेंगी, क्योंकि जो आपका ये वाला गैप है ये इक्वल नहीं है। लेट्स से अगर ये इक्वल हो जाता, लेट्स से अगर मैं दोनों को 5 सेंटीमीटर बना देती, अगर दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब मैं इस पे अगर 60 का एंगल बनाती हूँ तो वो ऐसे जाने वाला है, इसका भी 60 का एंगल सेम ऐसे ही जाएगा, 40 का एंगल भी यहाँ गया तो इसका 40 का एंगल भी यही मैच करेगा, क्योंकि जो ये गैप है ये सेम है एंड द एंगल जिस पे आप जिस मेजर पे आप उसको इंक्लाइन करने वाले हो वो भी क्या होगा, सेम। तो कंडीशन के आगे अगर दो एंगल आपके इक्वल हैं तो उसकी बीच की जो साइड है दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल, इसलिए हम इसको बोलते हैं ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, दो एंगल इक्वल है और जिस पे वो एंगल बने हुए हैं दोनों वो साइड भी इक्वल होगी। फिलहाल उसने हमें सिर्फ बोला था दो एंगल, साइड का नहीं बोला था, तो ये पॉसिबिलिटी भी हट गई। उसके बोला है 2 एंगल एंड 1 साइड, ठीक है। कोई भी और साइड अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ दो एंगल 60-40 और एक साइड 5 सेंटीमीटर, आप कोई भी ले सकते हो। तो एक बच्चा क्या करेगा, इसने ये 5 सेंटीमीटर ले ली, ये 60 और 40 ले ली, जो भी हमने पीछे किया था। दिस इज 60 एंड दिस इज 40। दूसरा बच्चा बोलते हैं जरूरी थोड़ी है बेस लेना है, वो इसको 8 सेंटीमीटर ले लेता है और जो 60 का एंगल बनाया है वो ले लेता है वो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो 40 का एंगल है उसने ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट आएंगी? अभी भी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? ये ज़रूरी नहीं है इनमें से कोई भी 8 आए, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। 5 तो चलो सेम है। तो वन साइड का होने का फ़ायदा नहीं है अनटिल और अनलेस वो वन साइड कौन सी है, दैट इज़ इंक्लूडेड बिटवीन देम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो साइड आपने दी है वो एंगल्स के बीच में इंक्लूड होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ASA क्राइटेरिया क्लियर है, एंगल साइड एंगल। तो अब तक हमने कौन कौन से क्राइटेरिया किए हैं, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। सबसे पहले हमने किया था साइड मतलब तीनों साइड इक्वल है। फिर हमने किया SAS मतलब दो साइड और उसके बीच में एंगल। उसके बाद हमने किया ASA, इसका मतलब है दो एंगल और उसके बीच वाली साइड, ठीक है। क्लियर है? लेट्स मूव फर्दर। आई थिंक एक क्राइटेरिया रह गया अब, RHS। RHS में क्या होता है, इसमें आपने राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ओके, कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल ABC विद एंगल B 90 डिग्री। आपने एक ट्राइंगल ABC ली, ठीक है। कंडीशन है कि जो एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री। ABC एंड एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आप ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, दो ट्राइंगल जो सेम है, इफ़ अगर आपको सिर्फ बेस पता है, ठीक है। तो लेट्स से एक का बेस मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं कुछ भी ले सकती हूँ अपनी मर्जी से, 8 एंड लेट्स से दिस इज़ 11। इस भी वैसे हाइपोटेन्यूज लगेगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, हम रैंडमली ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और मैंने ट्राइंगल ले ली, उसका बेस मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ स्पेसिफाइड थी, ठीक है, ओनली BC इज़ नोन। जो नीचे वाली साइड थी BC सिर्फ वही पता थी 4 सेंटीमीटर। ये मैं कितनी भी ले सकती हूँ, सपोज मैंने इसको ले लिया 5, तो ये कितना हो जाएगा, 25 एंड 16 इज 41, √41 आगे इसकी हाइपोटेन्यूज। तो ये सेम नहीं आएगी ना, क्योंकि मैंने बड़ा ले लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर आपको सिर्फ वन साइड गिवन है, अगर सिर्फ नीचे वाली साइड गिवन है तो ये पॉसिबल नहीं है। ओनली एंगल C इज नोन। सपोज आपको एंगल C पता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज 30 डिग्री, तो ये भी आपने कितना ले लिया, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्या ये पॉसिबल है, ओनली द एंगल दे हैव गिवन अस। लेट्स सी। तो हमें दो एंगल पता है बेसिकली, तो हमें पता है लेट्स से ये अगर ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ वाला एंगल मैंने आपको फिक्स कर दिया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ इसको ज्वाइन करूँ, तो अब आप बोलोगे कि मैम ये कटेंगे तो सेम पॉइंट पे, तो लेंथ इक्वल आएगी। अगर ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है तो ये इक्वल आएगी। वैसे 3 लग नहीं रही, ऐसे ले लिया। बट अगर मैं बोल दूँ मैंने नीचे वाली साइड ही छोटी ली, अगर मैंने इसको 3 सेंटीमीटर लिया एंड दिस इज़ योर 90 एंड दिस इज़ योर 30, तो क्या आपको लगता है ये 4 आने वाला है? इसके छोटे लेने से एंगल तो सेम ही रहा ना, साइड तो ये और भी छोटी आएगी, सो दिस विल बी √13। तो ये अभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, बिकॉज आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द अदर वन। बेस को स्पेसिफाई नहीं किया, या तो आप बेस को भी स्पेसिफाई कर दो और एंगल को भी स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। अगर मैं बेस और एंगल को स्पेसिफाई कर देती हूँ, जैसा उसने नेक्स्ट पार्ट में बोला है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंगल A एंड C आर नो, एंगल A और C तीनों पता है, ठीक है। तो लेट्स से ये एंगल हमें पता था, ये 60 है और ये 30 है, ये 30 ले लिया, ये 60 ले लिया। अब ये ऐसे भी बन सकता है और ये
ऐसे भी बन सकता है। अगर इसका बेस बड़ा है तो इसका जो 60 डिग्री होगा और इसका 30 वो वेरी कर जाएगा, मतलब ओपन तो उतना ही होगा बट आपका जो बेस है वही सेम नहीं है और ये सेम आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास इसमें नहीं आती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज ए बी एंड बी सी आर नॉन। ए बी एंड बी सी आर नॉन। ए बी सी, अब बोलता है कि तुम्हें ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है, और तो ये पॉसिबिलिटी है। लेट्स से दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अगले में भी मैं क्या करती हूँ, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 90 का एंगल है, 7 6 से ज्वाइन करके सेम ही आने वाला है, एंगल भी सेम ही आने वाला है, लेंथ फिक्स्ड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन आप ध्यान से देखो ये कौन सा क्राइटेरिया है, दिस इज योर, ये क्राइटेरिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज योर साइड, दिस इज योर एंगल, दिस इज योर साइड, तो SAS क्राइटेरिया से ये ट्रू है, ठीक है। पर ये क्राइटेरिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कुछ नया डिस्कवर नहीं किया हमने, तो ये भी क्या हो गया हमारा क्रॉस आउट। नाउ दे से कि अगर तुम्हें AC पता है, अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है और नीचे वाली एक साइड पता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस थिंग, आपको मैं बोल देती हूँ ये 5 सेंटीमीटर है बच्चे, और जो ये वाली साइड है ये 6 सेंटीमीटर, बाकी हमें कुछ नहीं पता, तब क्या होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिया है, यहाँ 6 लिया है, तो ये कितना होने वाला है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से। तो ये इक्वल आएगा, अगर ये 5 6 है तो ये 4 ही आने वाला है, ठीक है, 4 तो नहीं आएगा, 36 25 √11 आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी कोई ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ और मैं बोलती हूँ उसमें भी सेम ही लेना है, ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये वाली जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर पे इंक्लाइंड है और इसके ऊपर मुझे 6 सेंटीमीटर की ही लाइन लगानी है और एंगल हमें नहीं पता है, बट नीचे वाला तो पता चल गया ना, √11 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये कितना हो गया √11, ये 6, तो अब ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही आएंगे, सेम ही शेप बनेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमें तीनों साइड पता चल गया, SS वाला लग रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, अगर हमें ये नहीं भी पता तब भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं RHS रूल, ठीक है। दिस इज योर राइट एंगल, देन दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड देन इज द साइड, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से SAS ऑटोमेटिकली लग रहा है, पर उसमें हमें 3 साइड की जरूरत होती है, इसमें 2 साइड ही बहुत है, तीसरी साइड हम ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। सो बाय RHS क्राइटेरिया दिस इज इक्वल, ओके। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं आपके सिलेबस में जो हमने करने थे, एंड वी आर डन विद दिस। लेट्स समराइज whatever we have done so far। क्या क्या किया हमने, मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ये देखें क्या मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस का, समथिंग विच इज इक्वल इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। देन हमने किया लाइन्स और एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, लाइन्स कॉन्ग्रुएंट होती है जब वो सेम लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो सेम होती है, एंगल्स जब होते हैं जब उनका मेजर सेम है। फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल बेसिकली ये है कि सेम शेप होगी, ट्राइंगल्स सेम शेप की होगी, ऑब्वियसली ट्राइंगल 3 साइड और 3 कॉर्नर्स होते हैं, और उनका साइज सेम होगा, लाइक ऑल द 3 एंगल्स एंड ऑल द साइड 3 साइड्स आर इक्वल, रोटेट करके वो ओवरलैप कर जाए तब हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। 4 तरीके से हमने इसको किया, अगर तीनों साइड इक्वल है तब वो कॉन्ग्रुएंट है, अगर 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट है, अगर 2 एंगल और उसके बीच वाली साइड इक्वल है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड मे बी बेस और मे बी द परपेंडिकुलर और या फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ठीक है, तब भी वो RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। और इन सब के अकॉर्डिंग जब भी मतलब आप किसी से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, लेकिन जो ऑर्डर लिखोगे ट्राइंगल का वो बहुत मैटर करता है, उसको आपने ध्यान से लिखना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोरस्पॉन्डिंग साइड दैट आर इक्वल, ओके। सो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।